अस्सलामुअलैकुम। अच्छा देखिए, इससे पहले हमने बात की थी टाकायासु आर्थराइटिस पे और क्योंकि हमारा सीक्वेंस चल रहा था, वैस्कुलाइटिस की क्लासिफ़िकेशन पढ़ी, फिर हमने कहा कि कौन-कौन से इसके टाइप्स होते हैं, हमने वो देखे। अब हम बात करेंगे मीडियम वेसल्स के बारे में जिसमें पहले पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा और कावासाकी है, ठीक है? सबसे पहले बात कि पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा क्या होता है वो करेंगे, फिर उसके बाद कावासाकी पे बात करेंगे। तो कोशिश है कि आपको अच्छा मटेरियल खैर इस पे इंशाल्लाह कोशिश बात करूँगा लास्ट में कि कुछ बातें आपसे भी करनी होंगी। इट इन्वॉल्व्स सबसे पहले पॉलीआर्थराइटिस नोडुला है जो ना वो क्या इन्वॉल्व करता है? रीनल आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, ठीक है? रीनल क्योंकि आपने इन सब के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप इनको याद रखना है कि इन्वॉल्व किस-किस चीज़ को करता है, ठीक है? रीनल आर्टरी एंड वेन्स इसका मतलब रीनल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, ठीक है? तो इसको फाइनली आप रीनल वेसल्स लिख लेना कि रीनल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। इसके अलावा और क्या-क्या इन्वॉल्व करता है ये रीनल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है और बाकी विसरास के और बाकी विसरल जो है ना, विसरल वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। लेकिन एक्सेप्ट क्या एक्सेप्ट होगा? ये इन्वॉल्व नहीं करता, ठीक है? किसको इन्वॉल्व नहीं करता? पल्मोनरी आर्टरी को। इस बात को याद रखना है, ठीक है? इट डज़ नॉट इन्वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी। देखिए ये बहुत बड़ा एक वाइवा क्वेश्चन भी है और एक एमसीक्यूज़ भी है और ये पूछा जाता है, ठीक है? पल्मोनरी आर्टरी को इन्वॉल्व नहीं करता। इस बात को आपने देख लेना है। अच्छा ये बात तो हो गई। अब हमने इसकी पैथोजेनेसिस पे बात करनी है कि इसकी पैथोजेनेसिस जो है ना, वो क्या है? यानी किस तरह ये हो रही है या हो रहा है, ठीक है? पैथोजेनेसिस में कहता है कि टोटली देखा जाए तो 1/3 जो लोग हैं ना, उनमें हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी एंटीजन उनके बॉडी में होता है और बॉडी क्या करता है एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना देता है और ये एंटीजन एंटीबॉडीज जो है ना ये जाकर कहाँ जमा हो जाते हैं वेसल्स के अंदर, ठीक है? ये कॉम्प्लेक्स जाके इनके अंदर जमा हो जाता है और क्या काज करता है आर्थराइटिस काज करता है यानी इसीलिए इसको हम नाम देते हैं पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा क्योंकि कभी यहाँ पर इन्फ्लेमेशन होती है कभी जो है ये वेसल जो थिकनिंग हो रहा होता है इसीलिए ये इसकी पैथोजेनेसिस में 1/3 जो है ये होता है और 2/3 जो लोग हैं उनमें क्या है ये अननोन है अभी तक पता ही नहीं चला कि किस वजह से हो रहा है कोई ऑटोइम्यून हो सकता है ठीक है ये बात हो गई अब इसकी साइन और सिम्टम में सबसे पहले साइन जो है इसका साइन में कहता है कि ये इन्वॉल्व करता है रीनल आर्टरी को लेकिन रीनल आर्टरी को तो इन्वॉल्व करता है लेकिन याद यहाँ एक बात याद रखना है लेकिन इट डज नॉट कॉज ग्लूमेरुलो नेफ्राइटिस ये एक डिज़ीज़ होती है, हम किडनी में भी पढ़ेंगे, ग्लोमेरुलस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन में कोई ठीक है, प्रोटीन्स वगैरह या फिर ब्लड सेल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, फ़िल्टर्ड हो जाते हैं। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस उसका नाम है। रीनल आर्टरी इन्वॉल्व तो है, लेकिन डज़ नॉट कॉज़ लेकिन क्या करता है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कॉज़ नहीं करता। इस पॉइंट को अच्छी तरह देख लेना है, याद रखना है, ठीक है? ये बात याद रखना है। इसके अलावा ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है रीनल आर्टरी को हमने कहा कि रीनल आर्टरी इन्वॉल्व तो हो गया रीनल आर्टरी इन्वॉल्व करेगा तो होगा क्या ठीक है जीएफआर कम होगा रीनल क्या होगा रीनल आर्टरी इन्वॉल्व होगा तो जीएफआर ये कम होगा जब ये कम होगा तो किडनी क्या करेगा रेनिन रिलीज करेगा रेनिन रिलीज होगा तो क्या होगा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी ठीक है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो क्या होगा आप सबको पता है ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या होगा सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो जाएगी सिस्टेमिक या फिर हाइपरटेंशन हो जाएगी ठीक है क्योंकि जहाँ सोडियम की रिजॉर्प्शन होगी तो वाटर की रिजॉर्प्शन भी होगी वाटर की रिजॉर्प्शन होगी ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो क्या होगा सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो जाएगी तो ये बात हो गई इसके अलावा क्या होगा हम इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं इसकी फिर बाद में जो इसकी मॉर्फोलॉजी शो करती है ना वो क्या क्या शो कर सकती है इसकी मॉर्फोलॉजी जो है आपको सेगमेंटेड ट्रांसम्यूरल ठीक है सेगमेंटेड क्या मिल सकता है
सेगमेंटेड ट्रांसम्यूरल नेक्रोटाइजिंग इन्फिल्ट्रेट्स, नेक्रोटाइजिंग इन्फिल्ट्रेट्स मिलेंगे। ठीक है, इसको देख लेना है आपने। लेकिन बुक में इनको डिवाइड किया गया है कि इनकी मॉर्फोलॉजी को दो जगह पे, एक्यूट और क्रॉनिक फॉर्म में। एक्यूट में क्या क्या शो होता है, बुक में लिखा हुआ है कि एक्यूट में आपको क्या मिलेगा। एक्यूट में आपको सबसे पहले मिलेगा ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सेकेंडली आपको मिलेगा न्यूट्रोफिल सेल्स मिलेंगे वहाँ पे। ठीक हो गया। और क्या मिलेगा, फाइब्रिज या कि यानी कि फाइब्राइड नेक्रोसिस मिल सकता है, यानी कि टोटली आप कह सकते हैं कि नेक्रोसिस मिलता है। और क्रॉनिक स्टेज में क्या होगा, वहाँ पर हीलिंग हो रही होती है। ठीक है, और साथ में आपको लिम्फोसाइट्स मिल जाएंगे, लिम्फोसाइट्स। तो ये है पूरी बात किसकी, पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा की। क्या था, ये इन्वॉल्व करता है रीनल आर्टरी को, बाकी विजरल को, रीनल विजरल वेसल्स को, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेसल्स, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेसल्स को इन्वॉल्व नहीं करता। और इसके अलावा पैथोजेनेसिस इसकी 1/3% में हेपेटाइटिस बी जो एंटीवायरस जो एंटीजन है उसके अगेंस्ट बॉडी क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं। वो कॉम्प्लेक्स जाके जमा हो जाता है या फिर अकुमुलेट हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। और फिर क्या होगा, 2/3 लोगों में ये अननोन है और साइन इसकी रीनल आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, लेकिन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस काज नहीं करता। रीनल आर्टरी की वजह से जीएफआर कम होता है, रेनिन रिलीज होगा और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होकर हाइपरटेंशन काज करेगा। मॉर्फोलॉजी इसकी सेगमेंटेड ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस मिल जाएगी हमें। इसको डिवाइड किया है एक्यूट और क्रॉनिक स्टेज में। एक्यूट में क्या मिलेगा, ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस और न्यूट्रोफिल सेल्स मिलेंगे। क्रॉनिक स्टेज में हीलिंग हो रही होती है और साथ में लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। तो ये बात है पोलियार्ट्राइटिस नोडोसा की। अब लास्ट पार्ट है उसकी जिसमें हम बात करेंगे लास्ट डिजीज़ की, जिसका नाम है कावासाकी।